भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोल सके, उसके वास्ते यूजीसी ने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस शुरू की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनी, उसमें कहा गया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस अलाउ किया जाए। अब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा कि अपने बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, तो उतना पैसा और अकोमोडेशन और हॉस्टल के खर्चे बच जाए। नेगेटिव बात है क्या कि वो सब भारत में कैंपस खोल लेंगे और फिर वो कितना अच्छा बुरा पढ़ाएंगे, और ये सब लोग में जो पिछड़ा समुदाय है उसको क्या फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह बातें। सो दैट इज़ फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में और हम देखें तो एसएससी की कुछ ये एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की एग्ज़ाम जो पहले सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ली जाती थी, उसको अब अलग अलग और बहुत सारी प्रादेशिक भाषाओं में लेंगे। ऐसा एक नया अपडेट। इससे फ़ायदा क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ, कि जिनको हिंदी इंग्लिश नहीं आता वो लोग भी कोई सरकारी नौकरी पा सके, ऐसा समोवेशी विकास हो सकता है। फिर मनरेगा में सब ऑनलाइन हाजिरी लगवाई जाएगी। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, तो उसमें क्या है, ऐसे गांव की जहां पर शेड्यूल ट्राइब की आबादी ज़्यादा है उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा फंडिंग दिया जाता है। अब ये स्कीम तो सालों से चल रही थी, उसको पहले बोलते थे स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम। अब से बोला कि नहीं, इसको हम कहेंगे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आप कहें हाँ तो इसमें क्या है बड़ी बात? कुछ नहीं, तो अपन याद रखना है एमसीक्यू में। फॉर पासिंग द एमसीक्यू यू हैव टू डू दिस थिंग्स। तो दैट इज प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। उसमें और भी फैक्ट्स हैं कि इससे क्या किया जाएगा। तो वहाँ पर रोड बनाएंगे, टेलीकॉम, आंगनवाड़ी सेंटर, हेल्थ सेंटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वगैरह सब किया जाएगा। फिर ये सब हम जो पढ़ रहे हैं, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट पिलर 6 ऑफ इकोनॉमी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर आए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इधर नेटफ्लिक्स या अमेजोन या हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर आप कुछ पीएचडी रिसर्च कुछ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे दूसरे रिसर्च जर्नल में से सब सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसे सब ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बहुत महंगे होते हैं, $200 $500 ऐसा। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा, गवर्नमेंट मतलब यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कि ये जो भी स्टूडेंट या प्रोफेसर थे उन्होंने ऐसे सब रिसर्च जर्नल की सब्सक्रिप्शन खुद लेनी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा हम खरीद लेंगे और फिर हम आपको ओपन एक्सेस मतलब फ्री में उसका सब एक्सेस दे देंगे, ताकि विद्यार्थियों को और प्रोफेसर को पैसा खर्चा कम हो। फिर ऑक्सफैम वो एक एनजीओ है जो सब इनइक्वालिटी, तो उसके सब रिपोर्ट में क्या होगा ग्लोबल इनइक्वालिटी में, कि भारत की 1% आबादी के पास भारत की 99% वेल्थ है और नीचे की जो 30% है उसके पास 5% भी नहीं। ये आंकड़े गलत हो सकते हैं, मतलब उसका कुल मिलाकर यही रिपोर्ट होता है। तो वो सब आप देख लेना, वो ज़्यादातर मेंस एग्जाम के लिए काम का है। मेरे हिसाब से प्रीलिम में ये ज़्यादा उपयोगी नहीं, क्योंकि आप समझो प्रीलिम में ऐसा एमसीक्यू पूछा जाए कि भारत के कितने परसेंट जनता के पास 99% आबादी है, तो टॉप 1% टॉप 2%, तो इसमें तो खराब दिखता है ना देश का और सरकार का। तो ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछे ऐसा यूजुअली कम देखने को मिलता है, इसलिए एमसीक्यू में उपयोगी नहीं है। मेंस के अंदर आप कुछ लिख रहे हैं पॉवर्टी के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में, तो डेटा कोड कर सकते हैं। बाकी इसमें और बहुत जाने की ज़रूरत नहीं। मित्रों, एक संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो मशहूर है डावोस में अपनी एनुअल समिट के लिए। अब ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो अपना एक रिपोर्ट भी बनाती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। उसके अंदर वो 4 सब कंपोनेंट देखते हैं कि आपके देश में महिलाओं को कितना मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऐसा सब बनने का मौका मिला। दूसरा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, तीसरा एजुकेशन और चौथा हेल्थ। अब इसके अंदर आप देखो कि भारत का रैंक कुछ खास अच्छा होता नहीं, कि 2021 में 140, फिर 135, मतलब बहुत टॉप 100 के अंदर हम नहीं हैं। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले होशियारी मारते हैं कि देखो तुम्हारे तो संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या ना के बराबर है, इसलिए ग्लोबल जेंडर गैप में तुम्हारा आंकड़ा बहुत पीछा है।